बाबा साहब ने वॉल्यूम नंबर 10 में कहा, क्या कहा है कि मैं संसद में शेर भेजना चाहता था, लेकिन ऊना पैक्ट के कारण अब संसद में शेर चुन करके नहीं जाते, संसद में कुत्ते चुन करके जाते हैं, जो दुश्मन को काटना तो दूर की बात, उस पर भौंक भी नहीं सकते। हमारा समाज गुलाम है किनका? इस व्यवस्था में जो मुखिया है उनके गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम हैं, और हमारे जो नेता हैं उन गुलामों के गुलाम हैं। और समाज में शेर अगर पैदा हो जाएंगे तो समाज तरक्की कर जाएगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा भी तो पता लगा कि हमारे देश में शेर तो बहुत से थे, समाज में भी शेर है, और समाज ने शेरों को पैदा भी किया। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन समाज में ऐसे नेताओं की कमी नहीं है जो शेर हैं, लेकिन उनके सर्कस में काम कर रहे हैं। आपका भला कैसे होगा? मेरी 26 साल की नौकरी में 32 ट्रांसफर हुए थे, वजह केवल एक ही थी, समाज को जगाने का काम किया। लेकिन नाम देने वाले हमारे मसीहा बाबा साहब, बहुजन समाज के महानायक माननीय कांसीराम साहब, और मंचासी अतिथिगण खासकर मैकाले साहब और उपस्थित सभी आजाद हिंदुस्तान के गुलाम साथियों, सबसे पहले तो मैं जाटव समाज समिति शिक्षा और उत्थान सामाजिक उत्थान समिति जो है, इसने ये जो कार्यक्रम रखा है, मैं उनको अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहूंगा, और आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि थोड़ी देर के लिए शांति बनाए रखें, क्योंकि हम लोग तस्वीरों के चक्कर में हमने कार्यक्रम को थोड़ा सा हल्का कर दिया। आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा था, लेकिन तस्वीरों के चक्कर में, भाई तस्वीरें रखी कि आपको सबको मिल जाएगी, लेकिन तस्वीरों के चक्कर में हम आपस में बातचीत कर रहे हैं और किसी की सुन रहे हैं, और किसी को ये लग रहा है कि शायद तस्वीर नहीं मिली तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तस्वीर जिसकी है उसने हमारे लिए क्या किया है, ये पता लगना भी जरूरी है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि थोड़ा सा सब्र करो, एक 10 मिनट का 15 मिनट का सब्र करो, और इधर जो हमारे साथी हैं वो भी थोड़ा सा सब्र करें। मैं थोड़ा सा आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिस महापुरुष ने पूरी जिंदगी लगा दी, उनकी तस्वीरें हम आज बांट रहे हैं। सोचो वो महापुरुष कैसा होगा जिसने आप लोगों के लिए पूरी जिंदगी लगा दी और आप उनकी तस्वीरों के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने आपका तक्षशिला जलाया, जिन लोगों ने नालंदा जलाया, जिन लोगों ने ओडियनपुरी विश्वविद्यालय जलाया, आपके पुरखों का इतिहास खत्म किया, पढ़ने पर रोक लगाई, यदि आप पढ़ने की कोशिश भी करते तो आपकी जबान काट दी जाती। ऐसा माहौल इस देश में था, लेकिन धन्य है बाबा साहब को कि अपनी एक कलम की ताकत से उन्होंने वो लाइनें लिखी कि सदियों नहीं हजारों सालों का इतिहास बदल दिया और आप लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया। उनकी बदौलत यहां कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। ये जो चेहरे पे चमक है, अच्छे कपड़े हैं, ये बाबा साहब की बदौलत है। हमारे घर में जो भी दौलत है वो सब बाबा साहब की बदौलत है। ये महिलाएं थोड़ा सा आवाज ज्यादा कर रही है, मेरा अनुरोध है कि आपस में जाके घर में भी बात कर लेना, लेकिन इधर बात कर रही है। मेरा निवेदन है, आप हमारे लिए सम्मानीय है, लेकिन
करें, आपस में बात नहीं करें। 10 मिनट के लिए आपसे समय चाहेंगे, आप बात नहीं करें। सावित्री बाई को याद करो कि जो आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए सावित्री बाई जाती थी, एक साड़ी अपने थैले में रख करके ले जाती थी। उनको पता था कि मैं बच्चों को पढ़ाने जाऊंगी। आपके बच्चों को पढ़ाने जाती थी तो उनके ऊपर गोबर और कीचड़ फेंका जाता था, साड़ी गंदी होती थी, और सावित्री बाई स्कूल में जाकर के साड़ी भी बदलती और अच्छी साड़ी पहन के बच्चों को पढ़ाती थी। हमें उनको याद करना चाहिए। जिन लोगों ने, जिन महापुरुषों ने आपके बच्चों के और आपके भविष्य के लिए अपनी जिंदगियां कुर्बान कर दी, और तो हमारे महानायकों ने अपनी पीढ़ियां कुर्बान कर दी। धन्य है मान्यवर कांसीराम साहब को कि और लोगों ने तो जिंदगियां कुर्बान की, लेकिन मान्यवर कांसीराम साहब ने और महात्मा फुले ने तो आप लोगों के लिए अपनी पीढ़ियां कुर्बान कर दी। हमें उनका इतिहास पढ़ना चाहिए। ये जो तस्वीरें दी गई है ये अच्छी बात है, लेकिन मैं समिति से अनुरोध करूंगा कि सावित्री बाई और महात्मा फुले की किताब भी जीवनी भी सबको दिया जाए। अगली बार जब कभी कार्यक्रम करें तो सावित्री बाई फुले और महात्मा फुले की जीवनी दी जाए ताकि पढ़ेंगे लोग। एक अच्छी बात है, अच्छी पहल है, लेकिन एक अनुरोध और करना चाहूंगा। क्योंकि मैं आपके सबलगढ़ में 2014 तक रहा था, 12 से लेकर 14 तक जनपद का सीओ रहा था। बहुत से लोग मेरे को जानते होंगे। आपके सबलगढ़ में जब मैं रहा था तो 3 साल में मेरे 5 ट्रांसफर हुए थे, लेकिन बाबा साहब ने जो कानून का अधिकार हमें दिया है, कानून का समान संरक्षण जो दिया है, उसकी बदौलत मैं 5 बार स्टे लाया, और बाबा साहब की बदौलत ही मैं यहां रहा और नेताओं की नाक में नकेल डालने का काम किया और समाज को जगाने का काम किया। मेरी 26 साल की नौकरी में 32 ट्रांसफर हुए थे। वजह केवल एक ही थी, समाज को जगाने का काम किया। लेकिन साथियों, मेरी यहां सब लोगों से चर्चाएं होती हैं। लोग कहते हैं कि साहब पहले जैसा माहौल नहीं है। देखिए, माहौल कौन बनाता है? जिसका समाज मजबूत होता है उसका माहौल बनता है, जिसका समाज एकजुट होता है उसका माहौल बनता है। हमारे लोग पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, लेकिन बिखरे हुए हैं। बाबा साहब ने 17 दिसंबर 1946 को संसद में पहली बार, संविधान सभा में पहली बार अपना भाषण दिया था, और उस समय कहा था कि हम लोग युद्ध टुकड़ों में बटे हुए हैं। ठीक इसी तरह से आज की तारीख में हमारा समाज, हमारे पढ़े लिखे लोग तो होशियार हैं, जागरूक हैं, लेकिन सब लोग अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं, अपना अपना कारोबार कर रहे हैं। सब लोग ये चाहते हैं कि मैं आगे निकल जाऊं। साथियों, समाज की दौड़ में ध्यान रखना, समाज की दौड़ में कभी व्यक्ति आगे नहीं निकल सकता। ये समाज की दौड़ है, और समाज की दौड़ में व्यक्ति आगे निकलने की कोशिश करते हैं, भले ही मैं क्यों नहीं हूं या मेरे जैसे और भी लोग होंगे। अगर समाज की दौड़ में व्यक्ति आगे निकलने की कोशिश करेगा तो पूरी तरह से मात खाएगा। मान्यवर साहब ने कहा था, कांसीराम साहब ने कहा था, यह सामाजिक लड़ाई है, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, और सामाजिक लड़ाई को सामाजिक तरीके से ही जीता जा सकता है, व्यक्तिगत प्रयास करके नहीं जीता जा सकता। हमारे लोगों ने बहुत अच्छे काम किए हैं, महापुरुषों को भी पढ़ा है और संघर्ष भी किया है, काम भी किए हैं, लेकिन आज की तारीख में स्थिति थोड़ी सी अलग है। अभी हमारे मंच पर
माननीय मैकाले जी थे, बैठे हैं, उनसे भी चर्चा हो रही थी। मैंने कहा साहब कहाँ काम कर रहे हैं? बोले साहब काम कहाँ कर रहे हैं, अभी समाज को जगाने का काम कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि शायद जैसे वो लोगों ने अयोध्या में हमारे लोगों को मौका दिया है, शायद हमको भी मौका दे दें, इस प्रयास में हम लगे हुए हैं। मैंने एक ही अनुरोध किया है, आप अफसर रहे हैं, जागरूक हैं, अच्छे आदमी हैं, मैंने नाम पहले भी सुना था और आज रूबरू उनसे मुलाकात भी हो गई। मैंने केवल एक ही बात कही, मैकाले साहब, इस देश में गुलामों की कमी नहीं है। इस देश में हमारा समाज सामाजिक व्यवस्था का गुलाम है। हमारा समाज सामाजिक व्यवस्था का गुलाम है और समाज के नेता उनकी पार्टियों के और संगठनों के गुलाम हैं। हमारा समाज गुलाम है किनका? इस व्यवस्था में जो मुखिया हैं उनके गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम हैं और हमारे जो नेता हैं उन गुलामों के गुलाम हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये संघर्ष हम कैसे करेंगे? जिन लोगों ने सदियों से हमें गुलाम बना करके रखा है उनके विरुद्ध संघर्ष कैसे करेंगे? अगर हम उनके सिस्टम में शामिल हो जाते हैं तो हमारा, माननीय कांसीराम साहब ने कहा था कि घोड़ा हमारा होगा और उनके तागे में चलेगा तो कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ लोगों ने कहा साहब घोड़े से काम नहीं चलेगा, समाज में शेर पैदा करना पड़ेगा और समाज में शेर अगर पैदा हो जाएंगे तो समाज तरक्की कर जाएगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा भी तो पता लगा कि हमारे देश में शेर तो बहुत से थे, समाज में भी शेर है और समाज ने शेरों को पैदा भी किया। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन समाज में ऐसे नेताओं की कमी नहीं है जो शेर हैं, लेकिन उनके सर्कस में काम कर रहे हैं। आपका भला कैसे होगा? शेर आपका है और उनके सर्कस में काम कर रहा है। तो भैया जो सर्कस का मास्टर होगा, सर्कस का जो मास्टर होगा, जैसे चाबुक चलाएगा आपका शेर वैसे ही जंप लगाएगा, आपका भला नहीं कर सकता। तो सवाल यह है कि होगा कैसे फिर? हमारे यहाँ बड़े अच्छे साथी हैं और जागरूक भी हैं जो न्यूज चैनल चलाते हैं। सुनील, मेरी कई बार चर्चा होती रही है, मैं मंच में भी बैठे हैं जो डॉक्टर भरत पारसी हैं, इससे भी हमारी कई बार चर्चा होती है। लोग कहते हैं साहब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ लंबे समय से दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो मैंने कहा प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जब आंधी और तूफान आए तो हमें खड़े नहीं रहना चाहिए। बुजुर्ग हमें समझाते हैं कि कहीं आंधी आई और तूफान आया है तो हमें खड़े नहीं रहना है, हमें बैठ जाना है और इंतजार करना है। आंधी और तूफान ज्यादा देर के नहीं रहते, तो कुछ समय के रहते हैं और निकल जाते हैं और फिर से उठ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हम तो चलने के आदी हैं, मेहनत करने के आदी हैं। हम तो फिर उठ के खड़े हो जाएंगे और अपनी मंजिल की ओर चल दें। बात वहीं आ जाती है साहब, मंजिल मिलेगी कैसे? तो मैं आज आपके सामने 10-15 मिनट का समय लूंगा, उससे ज्यादा समय नहीं लूंगा और सारी बात ये हमारे साथी हैं जो खरेदी है, आपके नेता हैं जो कैलाश के हैं और आपके बीच में हेड लगा करके हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि कई बार उनसे भी मेरी चर्चा होती है। नंदलाल खरेदी, तो मैं मंच के माध्यम से आपको ये बताना चाहूंगा कि इन सारी समस्याओं का हल क्या है। तो देखिए बाबा साहब ने कहा है कि यदि आप किसी व्यक्ति को देवता बना दोगे, चाहे मैं क्यों नहीं हूं, हमारे समाज की ये बड़ी विडंबना है कि कोई भी व्यक्ति जब अच्छा काम करने लगता है तो हम उसके जयकारे लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं
कि अगर हम उनका जयकारा लगाते हैं, आज नहीं तो कल वो अगर बिक जाएंगे तब तुम्हारा क्या होगा? तो मान्यवर कांशीराम साहब कहते हैं कि इस हमारे देश में सब कुछ बिकता है, तो वो बिक जाएंगे तो क्या हो जाए? इसलिए बाबा साहब ने लिखा है कि व्यक्ति की पूजा मत करो, उसको भगवान बनाने की कोशिश मत करो, अन्यथा आपका सर्वनाश हो जाएगा। और आज आप देख रहे हैं वही स्थिति बन गई। दूसरा, जब हम व्यक्ति की पूजा करना शुरू कर देते हैं तो वो केवल और केवल अपने लिए संघर्ष करता है, खुद के लिए, समाज के लिए संघर्ष नहीं करता। समाज को ये दिखाई देता है कि वो समाज के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन हकीकत में वो अपने पद के लिए, कद के लिए और टिकट के लिए संघर्ष करता है, समाज के लिए संघर्ष नहीं करता। अब सवाल ये उठता है, तो भला कैसे होगा? ये भी हमने देखा है कि हमारे देश में बाबा साहब ने संविधान में हमें आजादी दी है संगठन बनाने की, पार्टी बनाने की। 4 लाख संगठन आज की तारीख में हमारे देश में, 4 लाख संगठन। जब 4 लाख संगठन है तो यार पहले तो 6,743 जातियों में बटे थे और अब तो 4 लाख संगठनों में बट गए हैं। अब ये कैसे हो सकते हैं? और हर कोई कहता है कि तू मेरी पार्टी में आ जा, मैं बाबा साहब का सपना साकार कर दूंगा। 4 लाख संगठन है। बाबा साहब ने पूछा इनसे लोगों से कि भैया ये इतने संगठन क्यों बना दिए हैं? तो मालूम है क्या कहते हैं? बाबा साहब ने संगठन बनाने की आजादी दी और बाबा साहब ने तो कहा है, क्या कहा है? शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बाबा साहब ने जो कहा है उसका अर्थ का अनर्थ कर दिया। मैं उसको आपके सामने रिपीट कर देता हूं। बाबा साहब ने कहा एजुकेट। एजुकेट का मतलब है शिक्षा, शिक्षित करो। किसको शिक्षित करो? एजुकेट किसको? खुद को या समाज को? समझने की कोशिश करना। भेजने वाले ने भेजे के साथ में भेजा है तो अपना भेजा लगाना। बाबा साहब ने कहा शिक्षित करो। किसको करो? समाज को। हम क्या कर रहे हैं? किसको शिक्षित कर रहे हैं? या तो ये कर रहे थे, इनको करते हैं, इनको करते हैं और आपस में अपनी टीम के लोगों को कर देते हैं। बोले मेरी संग, मैंने पार्टी बनाई है, उस पार्टी में जो लोग हैं मैं उनको शिक्षित करूंगा, समाज को भूल जाते हैं। दूसरा, बाबा साहब ने कहा एजुकेट टू सोसाइटी। एजुकेट का मतलब क्या होता है? जो सो रहा है उसको जगाना। और सो कौन रहा है? समाज। तो हमें जगाना किसको चाहिए? समाज को। और समाज को अगर हम जगाने का काम करेंगे तो स्वाभाविक है समाज एक दिशा में जाएगा। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कही है, ऑर्गेनाइज टू सोसाइटी। समाज को संगठित करो। और हमने क्या किया? समाज में संगठन बना दिए। समाज को संगठित करने की बजाय हमने समाज में संगठन बना दिए और 4 लाख संगठन आज की तारीख में सारे देश में सक्रिय है। अब बताइए आप कैसे बना होगा? समाज को संगठित करना था लेकिन समाज में संगठन बना दिए। बाबा साहब की तस्वीर लगाते हैं और कहते हैं बाबा साहब का सपना साकार। हालांकि मुझे समिति ने बुलाया है, मैं समिति का धन्यवाद करना चाहूंगा। समिति के लोगों ने भी बड़ी हिम्मत करके अगर ये फैसला लिया है तो मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं कि भले ही मुझे बुलाया है लेकिन अगर बाबा साहब की बात करना होगी और समिति के खिलाफ जाएगी तो मैं बात करने में चूकूंगा नहीं। बाबा साहब ने कहा मुझे जाति का बीज नाश करना है। बाबा साहब ने कहा मुझे जाति का बीज नाश करना है, इसीलिए बाबा साहब ने एनालिसिस ऑफ कास्ट, जातिवाद का बीज नाश एक किताब लिखी है। वो जाति को खत्म करना चाहते थे। जाति खत्म कैसे होगी?
उसका आसान तरीका बताया बाबा साहब ने कि जाति को कमजोर करो। और जाति को कमजोर कब करेंगे? जब हम जातियों के संगठन बनाना, जातियों के कार्यक्रम करना बंद कर देंगे। अब यहां हम जो नाम दिया है कि जाटव समाज, तो जाटव समाज नहीं है, जाटव जाति है। और जाति क्या होती है? जो जन्म से व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के अनुसार आपके ऊपर जन्म से जो ठप्पा लगा दिया है, उसे अगर आप ढोते रहते हैं तो वो जाति है। और आपने कौन सी समिति बनाई है? जाटव। यहां आपने सम्मान किनका किया है? जाटवों का। बाबा साहब ने कहा जाति कमजोर करो, और मान्यवर साहब ने कहा कि जातियों को तोड़ो, समाज को जोड़ो। जाति जन्म से होती है और जाति में आपकी हैसियत नीची है। गुलामों के गुलामों की हैसियत है। जाति में पेशा जन्म से निर्धारित होता है, लेकिन समाज की जब बात आती है तो समाज बनाया जाता है। और समाज जब बनाया जाएगा तो खासकर ये बात है कि समाज के लोग फैसला करते हैं कि समाज कौन सा होगा। माननीय कांसीराम साहब ने बहुजन समाज बनाने की कोशिश की थी, तो बाबा साहब ने कहा कि जाति खत्म कैसे होगी? जब हम जाति के नाम पर कार्यक्रम करना और जातियों के संगठन बनाना बंद कर देंगे, तब जाति खत्म होगी। हम क्या करते हैं? जाति का कार्यक्रम करते हैं, और जातियों का जब जाटव जाग गया है, जागरूक हो गया है, और जाटव ने अगर अपना संगठन बना लिया, तो फिर कोरी और खटीक और कुशवा और किरार रावत ये कैसे पीछे रह जाएंगे? ये भी अपनी जाति का संगठन बनाएंगे, और जब ये अपनी जाति का संगठन बनाएंगे तो क्या होगा? जातियों के संगठन मजबूत होंगे। और लोग कहते हैं साहब, जब तक समाज मजबूत नहीं होगा हम पर अन्याय अत्याचार होता रहेगा। तो समाज के नाम पर वो जाटव को मजबूत करते हैं, और जैसे ही जाटव मजबूत होता है तो कोरी और खटीक भी मजबूत होता है। और जब कोरी और खटीक मजबूत होगा तो जाति मजबूत होगी, और जाति मजबूत होगी तो जातिवाद मजबूत होगा, और जातिवाद मजबूत होगा तो वर्ण व्यवस्था मजबूत होगी, और वर्ण व्यवस्था मजबूत होगी तो आपकी गुलामी भी मजबूत होगी, आपकी गुलामी भी मजबूत होगी। तो फिर बाबा साहब ने तोड़ क्या निकाला इसका? उन्होंने कहा कि जातियों के कार्यक्रम करना, तो जाति पर गर्व करना, और जाति के कार्यक्रमों को बढ़ावा देना बंद कर दो। समाज बनाओ। कौन सा समाज बनाओ? बहुजन समाज बनाओ। कैसे बनता? अगर आपने प्रतिभा सम्मान किया है तो क्या पूरे विकास खंड में जाटव के अलावा और कोई लड़के ने अच्छा अंक प्राप्त नहीं किए होंगे? किए होंगे ना? तो भैया उन बच्चों का सम्मान क्यों नहीं किया? क्या जाटवों को ही भला करने के लिए ये समिति है? हमें दूसरे समाज के बच्चों का भी भविष्य रखना था। क्यों? क्योंकि जो दूसरे समाज के जो बच्चे हैं, चाहे भले ही वो SC, ST, OBC या किसी में आते हैं, उनको भी पढ़ने का अधिकार हमारे मसीहा बाबा साहब ने दिया है। वो संविधान की बदौलत नंबर लेके आए हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चे का सम्मान बाद में करेंगे, पहले उनका सम्मान करेंगे। अगली बार मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसमें थोड़ा सा अगर हो सके तो सुधार करना, और दूसरे विकास खंड में जितने भी बच्चे आए सबका सम्मान करो। मेरे बच्चे का बाद में होगा, पहले मैं हमारे पड़ोसी के बच्चे का सम्मान करूंगा। इससे क्या होगा? इससे ये स्थिति बनेगी कि उनको लगेगा कि वास्तव में ये सामाजिक समिति है, जाति की समिति नहीं है, सामाजिक समिति है। अब सवाल उठता है, बाबा साहब ने कहा कि जाति को कमजोर करना, तो जाति के कार्यक्रम करना, जाति के संगठन बनाना, और जाति के कार्यक्रम में मदद करना, और जाति के कार्यक्रम में इकट्ठे होना बंद करो। तो फिर क्या होगा? जब हम नहीं जाएंगे तो जो लोग पढ़े लिखे हैं और जिनके दिमाग में बुद्धि का कीड़ा काटता है, वो अपने आप खड़े के खड़े रह जाएंगे, ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे। अब
अब करना क्या है? इसका हल यह है कि हमें इनको भी सम्मान देना है। तो इनसे बोलो कि भैया आप एक जाति का कार्यक्रम नहीं करेंगे, आप पूरे समाज के लोगों को बुलाइए, बहुजन समाज के लोगों को बुलाइए। तुम मेरे से 50 ले जाते हो, मैं 100 रुपया दूंगा, मैं भी आऊंगा और अपनी पत्नी को भी लाऊंगा, आपका कार्यक्रम दुगना हो जाएगा। और ये मैसेज जो है आपका यहां नहीं जाएगा, सबलगढ़ में नहीं जाएगा, ये मैसेज आपका भोपाल और दिल्ली तक जाएगा कि सामाजिक कार्यक्रम होने लगे। और सामाजिक कार्यक्रम होने से सबसे ज्यादा खतरा होता है तो उनको होता है जो सामाजिक रूप से आपके टुकड़े करना चाहते हैं, उनको सबसे ज्यादा खतरा होता है कि अगर ये सामाजिक रूप से अगर इकट्ठे हो गए तो हमारी तो ताकत ही खत्म हो जाएगी। खास बात यह है कि इस देश की माटी बोलती है, इस देश की माटी बोलती है कि आप हुक्मरानों के वंशज हैं। इस देश की माटी बोलती है कि आप हुक्मरानों के वंशज हैं। इस देश का पत्थर बोलता है कि आप हुक्मरानों के वंशज हैं। इस देश की माटी बोलती है कि आप हुक्मरानों के वंशज हैं। और इस देश का पत्थर बोलता है कि आप हुक्मरानों के वंशज हैं। और आपके पुरखे, आपके महापुरुष बोलते हैं कि आप हुक्मरानों के वंशज हैं। लेकिन ऊपर वाला बोलता है और ऊपर वाले के इशारे पर आप लोग बोलते हैं, हुक्मरानों के वंशज बोलते हैं कि मैं जाटव हूं, दूसरा कहेगा मैं कोरी हूं, तीसरा कहेगा मैं गुर्जर हूं, चौथा कहेगा मैं खटीक हूं, कुमार हूं, रावत हूं, किरार हूं, कोरी हूं और मैतर हूं, बसोर हूं, भंगी हूं। ऊपर वाले के इशारे पर हुक्मरानों के वंशज कहते हैं कि हम तो कोरी है, खटीक है, कुमार है, धोबी है, तेली है, तमोली है, नाई है, बड़ई है, मुसलमान है। लेकिन साथियों, आपने सोचा नहीं, जब आप यह बोलना शुरू करते हैं कि हम कोरी है, खटीक है, कुमार है, चमार है, धोबी है, तब आप क्या हो जाते हैं? हुक्मरानों के वंशज नहीं रहते, तब आप उनकी व्यवस्था के गुलाम हो जाते हैं। और गुलाम ही नहीं रहते, आप उनके गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम हो जाते हैं। लेकिन साथियों, मुझे आश्चर्य होता है कि जो जितने भी नीचे दबे हुए लोग हैं, और कुमार है, खटीक है, कोरी है, गुर्जर है, किरार है, अगर इन लोगों ने जैसे पुरखे कहते हैं कि हुक्मरानों के वंशज हैं, और अगर इन सब लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि हम कोरी नहीं है, खटीक नहीं है, गुर्जर नहीं है, किरार नहीं है, काची नहीं है, कुशवा नहीं है, तेली नहीं है, तमोली नहीं है, हम हुक्मरानों के वंशज हैं। और जब हम हुक्मरानों के वंशज हैं और हम सब लोग अगर एक मंच पे आ जाएंगे तो ऊपर वालों का क्या होगा ये तो मैं नहीं जानता, ये तो ऊपर वाला ही जानता है कि ऊपर वाले का क्या होगा। लेकिन समस्या एक ही है, इतना हो तो सकता है, लेकिन हमारे जो हमारे नेता हैं उनकी नाक में नकेल नहीं है। हर किसी की समस्या यही है, इधर बैठे उनकी समस्या, इधर बैठे उनकी यही समस्या है कि हमारे यहाँ जितने भी नेता हैं उनकी नाक में नकेल नहीं है, उनकी नाक फट गई है। और जिसकी नाक कट जाती है इस बैल की, वो कहीं भी जाता है, किसी के खेत में खा लेता है, चढ़ जाता है। बात अलग है कि बाद में उसके घोड़े फूट जाए, कुछ भी हो जाए, ये अलग बात है, लेकिन वो जाएगा जरूर। और हमारे नेता कैसे हो गए हैं, मैं आपको कहने में कोई गुरेज नहीं है, हमारे नेता ऐसे हो गए हैं जैसे मैं सवेरे सवेरे दूध लेने जाता हूं, और हमारे भीमसेन जलावन जी शायद देखते होंगे कभी कभार, देखिए मैं दूध लेने जाता हूं तो मैंने देखा कि जो पाड़ा होता है ना छोटा वाला, तो भैंस को लगा दिया जाता है, ठीक है ना, उसको लगा देते हैं। और उसके बाद क्या है, जैसे ही भैंस दूध देने के लिए तैयार हो जाती है तो उसको अलग हटा देते हैं। एक दिन हमारे बाजू में एक अधिकारी थे, वो भी मेरे साथ में, तो मैंने देखा, तो मैंने उनसे कहा कि भैया ये हमारे समाज का नेता है, इसका काम केवल भैंस को तैयार करना है ताकि वो दूध दे दे, और जैसे ही भैंस दूध देने के
में कांटा हो जाता है और बाद में पता लगता है कि वो भी निपट गया। अब भैंस हथौड़ हो गई है, भैंस हथौड़ हो गई है, नेता खत्म हो गया है। ये हमारे समाज की हालत हो गई है। कोई हाँ, खाना लेट हो रहा है, मैं बस 5-10 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। अब सवाल यह है कि होगा कैसे ये सब, तो मैं अंतिम उस मुद्दे पर आपके बीच में आ जाता हूं। तो बाबा साहब ने कहा था कि मैं संसद में शेर भेजना चाहता था। अभी मैकाले साहब से मेरी नहीं बात हो रही थी। बाबा साहब ने वॉल्यूम नंबर 10 में कहा, क्या कहा है कि मैं संसद में शेर भेजना चाहता था, लेकिन ऊना पैक्ट के कारण अब संसद में शेर चुन करके नहीं जाते, संसद में कुत्ते चुन करके जाते हैं, जो दुश्मन को काटना तो दूर की बात, उस पर भौंक भी नहीं सकते थे। तो बाबा साहब चाहते क्या थे? बाबा साहब चाहते थे कि मेरा समाज शासनकर्ता जमात बने और 2 वोट का अधिकार का इस्तेमाल करे। 2 वोट का कहना सीख गए, मंच से लोग आएंगे 2 वोट का उदाहरण देंगे, लेकिन उनकी अकल में इतना नहीं आता कि 2 वोट का मतलब क्या है। भाषण तो खूब देंगे, मंच पे आएंगे और 2 वोट के भाषण देते देते तालियां बजवा देंगे। मैंने उनसे पूछा 2 वोट का क्या मतलब है? बोले साहब ये तो बता दीजिए। तो मैंने कहा तुम ये इतनी देर से भाषण दे रहा था, काय के लिए दे रहा है? तो मैं आपको 2 वोट का अधिकार समझा देता हूं, मेरी बात आपको समझ में आ जाएगी, क्लियर हो जाएगा। बाबा साहब ने ये कहा था कि मेरे समाज के लोग, मेरे समाज से मतलब है बहुजन समाज, मेरे समाज का मतलब ये नहीं है कि चमार समाज। उन्होंने सीधा कहा कि मेरे बहुजन समाज के लोग पहले अपना दावेदार चुने। ध्यान रखना, पहले मेरे समाज के लोग अपना दावेदार चुने। दावेदार 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 तक की बाबा साहब ने अनुमति दी है कि 5 दावेदार चुनो। अगर सबलगढ़ से भी आपको चुनना है तो 5 दावेदार चुनो। जब 5 दावेदार चुनेंगे तो जाना तो विधायक एक ही है, 4 का क्या होगा? तो मैं आपको बड़ा क्लियर कर देता हूं, 5 को चुनेंगे तो समाज के पास एक ताकत रहेगी। कौन सी ताकत रहेगी? कि अगर 5 को चुनते हैं और उनमें से अगर आपने दावेदार चुन लिया, लेकिन ध्यान रखना कब चुनना है? पूरा समाज, बहुजन समाज, तो कैसे होगा ये? तो मैं जिसका प्रैक्टिकल कर रहा हूं वो आपको बता देता हूं। हर जाति में से 100 आदमी इकट्ठे करो, 5 मिनट और रुको। हर जाति में से 100 लोग इकट्ठे करो, और यहां कम से कम 6-7 जातियां हैं, 6। तो एक जाति में से 100 आदमी होंगे तो आपके पास कितने हो जाएंगे? 600 आदमी। और 600 आदमी मिलकर के 5 लोगों को नियुक्त करो कि ये हमारा दावेदार है। जिस दिन आप दावेदार नियुक्त कर देंगे, पार्टियों के बड़े बड़े नेता आपके सामने पिंड भरने के लिए आ जाएंगे, और जो 5 आपने नियुक्त किए हैं, जिनकी कोई औकात नहीं थी, उनकी बोली लगना शुरू हो जाएगी। जब बोली लगेगी तो मालूम है उनको तो खरीदा जा सकता है, लेकिन जो 500-600 लोग हैं, समाज है जिसको बहुजन समाज नाम दिया है, उसे कोई खरीद नहीं सकता। ऐसी कोई बैंक या ऐसा कोई पूंजीपति नहीं है जो 700 लोगों को खरीद सके। इसलिए 500 लोगों को तय करना है कि ये हमारा नेता होगा। और मान लीजिए अगर 500 लोगों ने तय कर दिया, तो बाबा साहब कहते हैं कि जब मेरे मतदाता, जब मेरे समाज के लोग जब अपना नेता चयन करेंगे तो उनकी तिजोरियां खुल जाएंगी, वो खरीदेंगे। और इसका जवाब, इसका जो स्पष्टीकरण जो दिया था बाबा साहब का, तो मान्यवर कांशीराम साहब ने दिया था। कैसे दिया था? कि पत्रकार थे, जैसे सुनील है ऐसे एक पत्रकार थे, तो उन्होंने कांशीराम साहब से पूछा कि आप क्या करना चाहते हैं? आप एसी में बैठने वाले
टायर की चप्पल पहन करके आप आ गए हैं, आप क्या करना चाहते हैं? बोले मैं अपने बहुजन समाज को हुक्मरान समाज बनाना चाहता हूं। बोले कैसे बनेंगे? आपके तो कार्यकर्ता बिक जाते हैं। तो मालूम है उन्होंने क्या जवाब दिया? बोले मेरे कार्यकर्ता बिक जाते हैं, आपको पता नहीं है मेरे तो नेता भी बिक जाते हैं। पत्रकार आश्चर्य में पड़ गया, कैसा नेता है वो, कैसी पार्टी चला रहा है? हमने कहा कि ये तुम्हारे कार्यकर्ता बिक जाते हैं और ये खुद करे कि मेरे तो नेता भी बिक जाते हैं। तो बोले क्या कांशीराम भी बिक सकता है? उन्होंने कहा हाँ कांशीराम भी बिक सकता है। तो फिर दिल्ली में तुम अपनी सरकार कैसे बनाओगे? बोले मैं अपने बहुजन समाज को न बिकने वाला समाज बनाने की कोशिश कर रहा हूं। जिस दिन मेरा समाज न बिकने वाला समाज बन जाएगा उसी दिन हम नेताओं को कपड़ों की तरह बदलेंगे और दिल्ली पर राज करेंगे। ये मैं करना चाहता हूं। तो सवाल वही है कि 500 लोगों का हमें एक संघ बनाना है। अगर 500 लोगों का संघ हमारा बन गया तो उस संघ को अधिकार हासिल होना चाहिए कि तुम हमारा प्रत्येक व्यक्ति तय करोगे। अगर एक जाति का, क्योंकि जाति का इस्तेमाल करना जरूरी है। जब बाबा साहब के मुताबिक जाति का बीज नाश नहीं हो पाया तो मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था कि मैं जाति का बीज नाश नहीं कर सकता, बाबा साहब का सपना साकार नहीं कर सकता, लेकिन मैं जाति का इस्तेमाल करना जानता हूं। और इंडिया में मैं अकेला नहीं, 3 लोग हैं जो जाति का इस्तेमाल करना जानते हैं। पहला है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसने जाति का इस्तेमाल करके जो ब्राह्मण सरकारी सेवा में और न्यायपालिका में नहीं थे, उन्होंने जाति का इस्तेमाल करके इस देश में कब्जा कर रखा। दूसरा इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी को भी जाति का इस्तेमाल करना आता है, इसलिए उन्होंने इस देश में ब्राह्मणों को मौका दिया और वो सर्वोच्च पदों पर पहुंचे। और तीसरा व्यक्ति जो जाति का इस्तेमाल करना जानता है वो है कांशीराम। और मैं जाति का इस्तेमाल करना जानता हूं, इसलिए मुझे पता है कि मैं जाति को खत्म नहीं कर सकता, लेकिन जाति का इस्तेमाल करना जानता हूं। और अगर मैंने जाति का इस्तेमाल कर लिया और बहुजन समाज बना दिया, 85% लोगों को अगर एक मंच पर ला दिया तो इनका क्या होगा ये मैं भी नहीं जानता। तो हमें यही काम करना है। जिस दिन 500 लोगों का संघ बन गया, जातियों का इस्तेमाल करके अगर 500 लोगों का हमने संघ बना लिया तो मैं दावे के साथ में कहता हूं कि आप जिधर उंगली करोगे उधर आपका पंच बनेगा, सरपंच बनेगा, जनपद बनेगा, जिले का बनेगा और पार्षद बनेगा और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनेंगे, एमएलए और सांसद आपकी मर्जी से बनेंगे। किसी में ताकत नहीं है कि आप पर कोई उंगली उठा सके, आपकी तरफ कोई देख सके। क्यों? क्योंकि आप किसी पार्टी के गुलाम नहीं होंगे। तो बाबा साहब ने और मान्यवर साहब ने कहा था कि हम सामाजिक व्यवस्था के गुलाम हैं। बाबा साहब ने कहा था कि हमारे नेता पार्टियों के गुलाम हैं, और अगर हम पार्टियों की गुलामी से मुक्ति चाहते हैं तो बाबा साहब की मर्जी के मुताबिक हमें संघ का शासन इस्तेमाल करना पड़ेगा। और यही बात तथागत बुद्ध ने कहा था कि संघं शरणं गच्छामि। हमारे लोग बुद्ध की बात करते हैं, धम्म की बात करते हैं, लेकिन संघ की कोई बात नहीं करता है। और मैं कहता हूं कि व्यक्ति की पूजा नहीं होना चाहिए, संघ की पूजा होना चाहिए। और जिस दिन संघ की पूजा शुरू हो जाएगी तो मैं दावे के साथ में कहता हूं कि आपको इस देश का हुक्मरान बनने से कोई नहीं रोक सकता। साथियों, आपने मुझे समय दिया, सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा और अपनी बात को यही नहीं खत्म करना चाहूंगा। जय भीम, जय भारत।